हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के इतिहास का पहला चैप्टर का भाग पढ़ेंगे। पहला भाग जो हो गया था उसका इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। अब जो दूसरा भाग है वो हम पढ़ेंगे। दूसरा भाग में हम देखते हैं क्या है। हेडिंग है फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। सही बात है, जब फ्रांसीसी क्रांति ख़त्म होती है तो उसके बाद लोगों के दिल में एक राष्ट्र का विचार आता है कि राष्ट्र कैसा होना चाहिए है। जैसे राष्ट्र एक अच्छा होना चाहिए, कुल मिला के सब नागरिकों के हितों का ख्याल रखा जाए, इस तरह का राष्ट्र होना चाहिए। उन्हें हर तरह की आज़ादी हो, जैसे हमको 6 मौलिक अधिकार मिले हैं, उसी तरह का उनके भी कुछ राष्ट्र का विचार था। जो बड़े पढ़े लिखे लोग थे वहाँ पे, जो राजनीति के लोग थे बड़े बड़े, उनके दिमाग में कुछ था ऐसा ना ऐसा कि कैसा राष्ट्र होना चाहिए। तो देखते हैं ये सब। खैर, राष्ट्र का विचार जो था ये क्रांति के बाद ही आई थी, है ना। अब देखते हैं कि उस राष्ट्र के विचार में क्या था। पहले तो राष्ट्र के विचार में ये था कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों को द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वही उसकी नीति तय करेंगे। देखिए, जब निरंकुशवाद का अंत होता है फ्रांसीसी क्रांति में, तो उसके बाद लोगों के द्वारा ये कहा गया कि नहीं, अब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री होगी हमारी, जो होगा गणतंत्र होगा हमारा देश। अब लोग ही इस देश के शासक का चुनाव करेंगे। जैसे हम लोग करते हैं ना भारत में, वैसे ही वहाँ पे भी हिसाब किताब हुआ कि अब लोग ही उसका चुनाव करेंगे अपने शासक का। अब वैसा मतलब वो वाला नहीं रहेगा कि राजा का बेटा राजा बनेगा, नहीं। और राष्ट्र की नीति भी वही लोग तय करेंगे, राष्ट्र किस ओर अग्रसर होगा, कैसे राष्ट्र चलेगा, है ना, उसकी देख रेख सब वही लोग करेंगे। दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं कि देखिए, दूसरा पैराग्राफ में ये कह रहा है कि अब लोगों को एक पहचान दी गई। भाई, लोगों को पहचान भी दिया जाना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि लोग समझें कि हाँ, हम इस राष्ट्र के नागरिक हैं। यदि पहचान नहीं होगी मेरे पास तो मैं कैसे समझूंगा कि मैं किस देश का नागरिक हूँ। जैसे आपको भारतीय बोलते हैं, तो वैसे ही कुछ वहाँ की भी पहचान थी, लेकिन 2 पहचान खास कर बताया जाता है। पितृभूमि, एक पितृभूमि के नाम से उनको पहचान दी गई, जिसका इंग्लिश में बोलते हैं ला पैत्री। ला पैत्री मतलब पितृभूमि में बोलते हैं हमारी ये पितृ सत्तात्मक है। जैसे भारत में पितृभूमि हमारी, जैसे हम पिता के नाम से जान जाते हैं, जो भूमि है पिता की, हमारे नाम से पिता के नाम से हम जान जाते हैं, हमारी भूमि जान जाती है हमारे बारे में। तो वैसे और नागरिक, लेस सितो, इन सबको मतलब ये 2 पहचान दी गई, जिससे लोग अपने आप में गर्व महसूस कर सकें। और ये एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त है सबको, कि सब, है ना, वहाँ के नागरिक हैं, और सबकी मतलब दोनों पहचान दी गई थी। और वहाँ पे एक तिरंगे झंडे को चुना गया। ट्राई कलर जो था 3 रंगों से बना हुआ था वो, और वो एक उसने राजध्वज की जगह ले ली थी। अब जो स्टेटस जनरल का चुनाव था, सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। अब स्टेटस जनरल का चुनाव जो था, पहले आपको मालूम होगा कैसे किया जाता था। सिर्फ 3 लोग होते थे। फर्स्ट सेकंड स्टेट के जो तीनों लोग थे, सिर्फ एक उसमें से आएगा फर्स्ट स्टेट में से, दूसरा स्टेट में से एक आएगा, तीसरे। लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब जो स्टेट के जो लोग थे, उनके सभी नागरिक, जैसे 500-600 करीबन थर्ड स्टेट में थे, 300 फर्स्ट सेकंड स्टेट में थे, तो कुल मिला के अब ऐसे होगा चुनाव। अब ऐसा नहीं था, अब मतलब दूसरा ही पैटर्न आ गया था चुनाव का। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है। और आगे चल के इसका जो नाम बदल कर क्या किया गया था, स्टेटस जनरल का जो चुनाव था उसको, इसका नाम क्या बदला गया था आपको मालूम है? नेशनल असेंबली कर दिया गया था, है ना, राष्ट्रीय असेंबली। उसके बाद जब राष्ट्र का गठन हुआ, जब फ्रांस राष्ट्र का गठन होता, तो उसमें नई स्तुतियाँ रची गई। स्तुतियाँ समझते आप लोग? शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान किया गया। भाई, जो शहीद हुए थे, जब, है ना, जब राष्ट्र बना, जब राष्ट्र डेमोक्रेट बन गया, गणतंत्र बन गया, चाहे, है ना, राजतंत्र से हाथ से निकल के, तो नई स्तुतियाँ रची गई, शहीदों का गुणगान किया गया, नया झंडा बनाया गया। और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, है ना। एक केंद्र समझते हैं, एक सरकार मतलब केंद्र में सरकार है, जिसने पूरे फ्रांस के लोगों को समान अधिकार दिया और अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाया। सही बात है, पहले ऐसा नहीं था। जैसे फर्स्ट स्टेटस, सेकंड स्टेटस और थर्ड स्टेटस के लोगों को अलग अलग अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अब ये सब व्यवस्था ख़त्म कर दी गई थी। अब सबके लिए समान अधिकार थे और समान कानून बना गए थे। हाँ, पहले ऐसा था कि बड़े लोग थे उनके लिए कानून कुछ अलग था, छोटे लोग के लिए अलग था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब जो आयात निर्यात शुल्क थे, नहीं समझते हैं, जैसे कोई हमारे यहाँ बेचेगा कोई सामान, जैसे हमने बाहर से कुछ खरीदा,
तो हमने आयात किया, हमने कुछ अपना सामान भेज दिया बाहर तो उसको निर्यात किया, शुल्क समाप्त किया और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की। सही बात है, पहले फ्रांस में 39 जगह टैक्स देना होता था कि 39 स्टेटों में बटा हुआ था फ्रांस 39, अब हर राज्य अलग अलग हुआ था। इस राज्य से अगर आपका सामान जाएगा तो वहाँ पे टैक्स देना, फिर अलग जगह जाएगा अलग जगह टैक्स देना है। थे फ्रांस के अंदर ही, लेकिन जगह जगह उनको टैक्स देना पड़ता था। तो अब सोचिए आप 39 जगह टैक्स देगा कोई चीज़, अगर 1-1 रुपये भी आज के समय में दे टैक्स तो 39 रुपये हुआ ना। अरे एक पार्ले जी बिस्कुट है, अब उस पर 1-1 रुपये टैक्स देंगे तो 39 रुपये होता है, और 5 रुपये ये 43 रुपये का हमको 43-44 रुपये का सामान पड़ेगा हमको, करीबन पड़ेगा ना, तो कितना महंगा होगा। तो ये सब चीज़ों को हटा दिया गया वहाँ पे। जो बड़े राजनीतिक सलाहकार थे आज जो सरकार में आए, उन्हें इन चीज़ों को हटा दे कि भाई चलो थोड़ा सस्ता भी होगा सामान, क्योंकि जब आयात निर्यात शुल्क एक तो समाप्त कर दिए गए, तथा और भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। देखिए हाँ, भार समझा दें आपको, भार की व्यवस्था भी कई जगह अलग अलग थी। जैसे फ्रांस के अंदर मैंने पहले बता दिया कि सब हिस्से अपने में बटे हुए थे, यहाँ का राजा कोई और, वहाँ का राजा कोई और, फ्रांस के अंदर ही वहाँ का मतलब हर क्षेत्र का राजा अलग अलग था। तो सबने अपनी एक तो करेंसी अलग कर ली थी और भार की व्यवस्था भी सबने अलग कर ली थी। इससे क्या होता था कि मैं मान लीजिए यहाँ से 10 किलो ले गया, अपने क्षेत्र से मैं चला 10 किलो, और मऊ पहुँचते पहुँचते मऊ का राजा बोलता है कि भैया जो 10 किलो है नहीं, हमारे तो 8 ही किलो होगा, हमारे नाप तोल की व्यवस्था से तो मेरा 2 किलो घाटा हो गया। अब मऊ के आगे मैं आजमगढ़ पहुंचा, उसने बोला नहीं भैया 6 किलो होगा, हम तो 6 किलो का दाम इसका लेंगे। तब तो मैं तो फंसा पूरी तरह से। इससे क्या होता है कि व्यापारी को बहुत घाटा होता था, इसलिए जो अब नाप तोल की और भार की व्यवस्था थी एक कर दी गई ताकि किसी तरह घाटा ना हो। चाहे फ्रांस में एक कोने से दूसरे कोने भी चले जाएंगे तो भार की व्यवस्था, नाप तोल की व्यवस्था, करेंसी लगभग एक कर दी गई थी। अब जहाँ पे लोकल भाषा थी उसको तो बैंड, मतलब जो लोकल भाषा थी उसको मतलब लगभग बैंड की कगार पे आ गया था। सरकार ने बोला कि लोकल भाषा ना बोलें, आप एक फ्रेंच भाषा बोलें या सब लोग बोलें। सब लोग बोलने से क्या होगा, एक अच्छी खासी राष्ट्रता की पहचान मिलेगी उन लोगों को, और आगे चल के यही राष्ट्र की भाषा बनती है फ्रेंच भाषा। नहीं तो पहले हर क्षेत्र में, फ्रांस में हर क्षेत्र में रहना लोग सब अलग अलग बोलते थे, उसी को अपनी मतलब भाषा समझते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आगे चल के क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वो यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। देखिए फ्रांस अब यहीं नहीं रुका। अब जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, जो हीरो थे, निरंकुश शासन से आज़ाद कराने लोग थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पूरा यूरोप निरंकुश शासन से आज़ाद होगा और सब जगह लोकतंत्र, चाहे लोकतंत्र होगा, डेमोक्रेटिक होगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जब फ्रांस की घटना की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधि और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में लाने लगी। देखिए फ्रांस की जो क्रांतिकारी घटना थी, जो निरंकुशवाद को उखाड़ के फेंक दिया था फ्रांस से, ये घटनाएं पूरे यूरोप में अब धीरे धीरे फैल जाती है। जब पूरे यूरोप में फैलती है तो कई लोग क्लबों की स्थापना करते हैं, जिसमें एक जैकोबिन क्लब जिसका संस्थापक था रोबेस्पियर मैक्समिलन, 9th क्लास में लोग पढ़े होंगे, तो स्थापना होने लगे। अब ये वो सब क्लब मत समझिएगा, आज वाला क्लब मत समझिएगा, ये ऐसा क्लब था, एक राजनीतिक अड्डा था, हम इसको कह सकते हैं। ये जो जैकोबिन क्लब था एक राजनीतिक अड्डा था, जो शाम को लोग मिलते थे यहाँ पे, बड़े बड़े लोग जो राजनीतिक दिग्गज थे, चाहे जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, मिलते थे और आगे की प्लानिंग करते थे कि किस तरह से क्रांति करनी है, कैसे क्या करना है देश के लिए, देश के प्रति क्या करना है, ये सब ऐसा वहाँ पे होता था। इसलिए उन्होंने एक, क्योंकि भाई खुले में तो करेंगे नहीं, खुले में करेंगे तो राजा के सिपाही पकड़ के पीटने उठने लग जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, कि फांसी पर चढ़ा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये किया कि एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की, जो कि अंडरग्राउंड बहुत ही मतलब एक सीक्रेट रहता था जैकोबिन क्लब उस समय का, जल्दी किसी को मालूम चल पाता। जो इसके सदस्य थे जैकोबिन क्लब के, वही लोग ये जानते थे जैकोबिन क्लब है कहाँ। इसलिए सिर्फ इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए और क्रांति को चलाने के लिए उन्होंने इस क्लब की स्थापना की थी। और इसके जो फाउंडर थे वो थे रोबेस्पियर मैक्समिलन। और 1790 के आते आते तक देखिए कई देशों के नाम, जैसे हॉलैंड, जिसको आज हम नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली कई बड़े इलाकों में घुसी, और वहाँ भी लोगों ने क्रांतिकारी युद्ध शुरू कर दिए, ताकि वहाँ भी निरंकुशवाद था, वहाँ भी शासन राजा का था, सबको उखाड़ कर उन्होंने फेंकना चाहा। और फ्रांसीसी सेनाओं ने बहुत मदद की थी वहाँ पे, और राष्ट्रवाद को लाना चाह रहे थे कुल मिला के वो। अब देखते हैं, अब नेपोलियन का समय आता है आपका, जो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ है, नीचे लाइन देखेंगे आप। अब जो नेपोलियन का जो क्षेत्र था बहुत विशाल क्षेत्र था, हालांकि बहुत अच्छा शासक था नेपोलियन, मैं जानता हूँ कुछ खामियां भी थी उसमें, लेकिन अच्छा भी उसने फ्रांस के लिए किया था।
अब उसने कई सुधारों की शुरुआत की थी नेपोलियन में। हाँ, नेपोलियन ने एक काम किया था, जो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो सरकार मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी, गणतांत्रिक सरकार, उसको हटाकर वो फिर राजतंत्र लाना चाहता। मतलब नेपोलियन की सोच थी कि नहीं, राजतंत्र ला के भी विकास किया जा सकता, मतलब राजा कुल मिला के। अब वहाँ उसने क्या किया, प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। नेपोलियन ने जो प्रजातंत्र मतलब समझते हैं ना आप लोग, जो लोगों द्वारा चुनी गई सरकार वही प्रजातंत्र था। बने राजतंत्र होना चाहिए, राजा ही सही रहेगा इस देश के लिए। लेकिन उसने प्रशासनिक क्षेत्र में उसने बड़े अच्छे मतलब बहुत सुधार किए। देखते हैं क्या क्या उसने सुधार कर दिया। सुधार ऐसा है कि भाई ताकि फ्रांस अच्छा राष्ट्र बन सके, उसने एक संहिता लाई। संहिता मतलब बोलते हैं कानून, जिसको बोलते हैं 1804 की नागरिक संहिता। नागरिक संहिता मतलब नागरिक कानून लाया उसने कुछ, और उस कानून के अंतर्गत देखिए क्या क्या था। ये कानून बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको ढंग से देखेंगे। कुछ मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ और आपके बुक में दिए भी होंगे पॉइंट्स, उसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। देखिए, इसको हम जानते हैं नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जानते हैं, चाहे नागरिक संहिता या नेपोलियन का कानून, चाहे नागरिक का कानून भी इसको बोला जाता है। पहले तो जो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार थे उसने समाप्त कर दिए। जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट को लोगों को जो विशेषाधिकार प्राप्त है ना, जन्म से ही कि टैक्स नहीं देना है, थर्ड स्टेट के लोगों से काम कराना है, गरीबों को सताना है, टैक्स लेना है, सब समाप्त कर दिया। बोला भैया ऐसा करोगे जेल में डाल दूंगा सीधे। उसके बाद उसने ऐसे कानून बनाया कि सबको बराबरी का अधिकार दिया, चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे पादरी वर्ग हो, चाहे कितने बड़ा वर्ग हो, सब कानून के समक्ष बराबर रहेंगे, कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। उसके बाद उसने संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया कि अब सबके पास अपनी संपत्ति होगी। इसने एक और अच्छा काम किया था, जितने भी उस टाइम के सामंत लोग थे, सामंतों की ज़मीन, सामंत मतलब समझते हैं, कुलीन वर्ग मतलब जमींदारों की जो ज़मीन थी जिन्होंने हड़पी थी, उसने वो छीन के गरीबों बंटवा दी थी। ये अच्छा काम किया था। और उन्हें एक संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया कि भाई सबके पास अपनी संपत्ति होगी और उसकी सब सुरक्षा कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। और सही बात है, जो मतलब नेपोलियन कंट्री में क्षेत्र आ रहे थे, मतलब फ्रांस के मतलब फ्रांस के अलावा भी उसने कई सारे क्षेत्र जीत रखे थे, तो जो उस कंट्री में क्षेत्र आ रहे थे सब जगह उसने यही लागू किया था। बहुत अच्छा काम भी उसने किया था। आगे देखते हैं, और उसने सामंती व्यवस्था को, मैंने पहले बता दिया आपको, सामंती व्यवस्था को उसने खत्म कर दिया था। समझना, सामंती व्यवस्था मतलब जमींदारी व्यवस्था, कि जो जमींदार लोग बड़ा धौंस जमाते थे पहले सामंत लोग, कि मेरी ज़मीन है, इसमें शुल्क देना पड़ेगा, मेरे घर पे काम करना पड़ेगा, सब व्यवस्था खत्म। बोला अब ऐसा करोगे तो भैया जेल में डालेंगे सीधे, और जेल में तबीयत ठीक हो जाएगी वहाँ पे। उसके बाद देखिए, भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। जो आपको मैंने पहले भू दासत्व मतलब जो नौकर बन के काम करते थे ना, ये बड़े लोगों के घर पे, फर्स्ट स्टेटस और सेकंड स्टेटस के घर में, वो सब बंद कर दिया। बोल रहा है भैया ऐसा कोई काम नहीं करने वाला है। दूसरी बात, जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिया। जागीरदारी शुल्क समझते हैं, जैसे खेत था, खेत से ज़्यादा शुल्क वसूलते थे ये लोग हैं। जागीरदारी की भाई मेरे खेती पे, मेरे ज़मीन को खेती करो, तो बटाई के अलावा भी कई शुल्क लेते थे वो लोग, सबको हटा दिया उसने। आगे देखते हैं, ये तो ग्रामीण क्षेत्र की बात थी। अब शहरों में भी इसने कुछ सुधार किए थे। शहरों में भी कारीगरों की श्रेणी में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया है। देखिए, जो श्रेणी संघ थे ना कारीगर के, कि कारीगर भी कई तरह के होते थे, कोई छोटा कारीगर था, कोई बड़ा कारीगर, उसमें बड़ा भेदभाव होता था, मतभेद होता था। तो इसने सब चीज़ों को हटा दिया। वो नहीं, सब आप लोग एक हैं, आप एक ही कैटेगरी के कारीगर रहेंगे, आप कोई भेदभाव इसमें नहीं होगा। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई नई मिली आज़ादी चखी। सही बात ही, सबके लिए आज़ादी थी। किसानों के लिए भी आज़ादी हो गई, क्योंकि भाई निरंकुश शासनवाद में जो लुई 16वां था उसके शासन में किसान ही परेशान था, उद्योगपति भी परेशान था, मजदूर भी परेशान था, लेकिन सबने ये जो आज़ादी मिली थी उनको एक तरह से, इसका अच्छा खासा स्वाद चखा उन्होंने। आगे चलते देखते क्या बोलता है ये। उद्योगपतियों और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून, मानक, भार तथा नाप, एक राष्ट्र मुद्रा के से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी का आगमन में सहूलियत होगी। देखिए, नेपोलियन का ही एक अच्छा कदम उठाया था कि जो नाप तौल की प्रणाली थी उसने एक कर दिया था, राष्ट्र मुद्रा एक बना दी। पहले 39 मुद्राएं चलती थी, 30 मुद्राएं चलती थी पूरे फ्रांस के अंदर। अब सोचिए 30 मुद्राएं थी, सबकी कीमत अलग अलग होगी, जहाँ कराया था वहाँ की करेंसी छपवाता था। लेकिन नेपोलियन सबको बैन कर दिया, सबको हटा दिया। वो नहीं, फ्रांस में सिर्फ 2 ही मुद्रा चलेगी। इससे जो उद्योगपति थे, चाहे जो व्यापारी थे, उनको बहुत फ़ायदा मिला। ये फ़ायदा मिला कि भाई एक मुद्रा हो गई और टैक्स एक हो गया, भार एक हो गया, नाप तोल की प्रणाली एक हो गई, जिससे कि अब उनको व्यापार करने में बड़ा आराम मिलता है, जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताई थी इसके बारे में। आगे देखते हैं क्या होता है। एक लास्ट पैराग्राफ बचा है। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों को फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएँ थी।
ये कहने का मतलब हर जगह नेपोलियन को लोग अच्छे नहीं समझते थे, जो उसके हाथ में और भी इलाके थे, लेकिन कुछ मतलब मिली जुली प्रतिक्रिया समझते हैं, मतलब बहुत अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली, बहुत अच्छा रिप्लाई नहीं मिला उसको वहाँ पे। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंस, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया। शुरुआती में जहाँ जहाँ फ्रांसीसी सेना गई और इसका था कि निरंकुशवाद से आज़ादी दिलवाना, तो इसने नेपोलियन ने कई जगह सेनाएं भेजी कि जाओ भाई, जो राजा तंग कर रहा है उसको हटाओ, चाहे जो भी करो। लेकिन कई जगह तो शुरुआती दौर में इसको बहुत अच्छा खासा इनकी सेनाओं का स्वागत हुआ, क्रांतिकारियों का बहुत अच्छा खासा स्वागत हुआ। लेकिन आगे चल के देखते हैं बहुत बुरी दशाएं भी इसने देखी, आगे देखते हैं। मगर ये शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। अब देखिए, लोगों ने तो शुरुआत में बहुत स्वागत किया, जहाँ जहाँ गए, जहाँ जहाँ यूरोप में गए, ब्रसेल्स में गए, मेंस में गए, मिलान में गए, वारसा में गए, तो वहाँ तो शुरुआत में ये सब क्या नाम है, शहरों के नाम है वहाँ पे हम बता सकते हैं। तो शुरुआत में तो बहुत इनको इज्जत मिली, लेकिन लास्ट में ऐसा क्या हुआ कि सब लोगों ने इनसे दुश्मनी कर ली, लोग इनको हीन भावना से देखने लग गए, लोग चाहते ही थे, है ना। जब ये साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी, बढ़े हुए कर, सेंसरशिप, बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तन से मिले फायदों से कहीं ज़्यादा नजर आने लगे। देखिए, नेपोलियन ने क्या किया, बदलाव करने चालू कर दिए, प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो थी वो बदलाव करना चालू कर दिया। लेकिन वहाँ के लोगों की बात पची नहीं, जो ये बदलाव चाहता था, लोग वो बदलाव को मतलब ग्रहण नहीं करना चाहते थे। इसलिए एक तो उन्होंने आंदोलन किया ठीक से इसके खिलाफ। फिर इसने वहाँ पे कर बढ़ा दिया, जो भी सेनाएं थी वहाँ कर बढ़ के। सेंसरशिप समझते हैं, सेंसरशिप मतलब होता है प्रेस की आज़ादी। प्रेस मतलब, प्रेस जानते ना, जो आपका मीडिया होता है, जो अखबार छपते, तो उस टाइम अखबार छपते तब ना टीवी आ गया, रेडियो आ गया था, वो तो बाद में आया। लेकिन पहले इसने सेंसरशिप को भी अपने अधीन कर लिया था कि जो ये कहेगा वही छपेगा, मतलब एक तानाशाही वाला रवैया है। अब ये नहीं कि इसके खिलाफ कुछ छाप दिए तो तबीयत ठीक हो जाएगी वहीं पे। और दूसरी बात थी कि फ्रेंच सेना में जबरदस्ती भर्ती किया जाने लगा। लो भैया, जिसको नहीं आना सेना में वो भी आओ, जिसको आना तो ठीक है, मतलब जबरदस्ती आपको भर्ती होना ही है। तो इस तरह से वहाँ के लोग अब नाखुश हो गए थे और इसके खिलाफ मतलब हो गए थे वहाँ पे। आगे देखते हैं हम लोग। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। अब देखते हैं कि भाई ये तो नेपोलियन था और नेपोलियन की माना कहानी किस्सा ख़त्म किया यहाँ पे। अब यूरोप में देखते हैं। यूरोप मतलब जानते एक महाद्वीप है। अब इसमें राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे होता? भाई यहाँ पे भी निरंकुश शासक था, चाहे राजतंत्र था, लेकिन यहाँ भी राष्ट्रवाद का निर्माण होगा। चलिए देखते हैं। पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ आपके सामने। अगर आप मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसा कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटन्स में बटे हुए थे, जिनके शासकों में स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्र के अधीन था और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वह अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जाति समूह के सदस्य थे। देखिए 18वीं सदी का जो यूरोप था, अगर और आज के अगर यूरोप देखें तो नक्शा बहुत अलग है। तो उस टाइम अलग ही नक्शा इसलिए होगा, सबके राज्य अलग अलग थे, कई क्षेत्र बड़े थे, कई क्षेत्र छोटे थे। अब ना थोड़ी सी बाउंड्री खींच गई है, तो अब सब क्षेत्र अलग अलग हो चुके हैं। तो उस समय कुछ और था, आज कुछ और था। चलिए देखते हैं। और उस समय क्या था, जो जर्मनी और इटली और स्विट्ज़रलैंड के रूप में जानते हैं, तब राजशाही और राजा थे वहाँ पे। डची समझते हैं आप लोग, जो नीदरलैंड के जो निवासी हैं, जो नीदरलैंड का, चाहे हॉलैंड और नीदरलैंड एक ही देश है, उसके निवासी हो, चाहे कैंटन्स मतलब एक राजघराना था, ये एक एम्पायर था, ये एम्पायर था, सॉरी है ना। तो इसमें बटे हुए थे। अब सबके अलग अलग राजा हुआ करते थे, सबके राजा थे, तो भाई अब सबकी अपनी अपनी बोली थी, सबका अपना पहनावा था। मतलब किसी एक सामूहिक पहचान इनकी कुछ नहीं थी। जैसे हमारी पहचान भारतीय है, हमारी संस्कृति भारतीय है, ऐसा कुछ नहीं था इन लोगों के। इन लोगों का सबका जिस क्षेत्र में थे खाली उसी क्षेत्र जानते थे, और उसी क्षेत्र की इनकी अपनी एक संस्कृति होती थी। जैसे आज आदिवासी हैं, हम लोगों से बहुत अलग रहते हैं, उनकी संस्कृति बहुत अलग है, तो ऐसे ये लोग भी होते थे। जल्दी एक मतलब अपने आप को किसी और संस्कृति का भागीदार नहीं बनाना चाहते थे। मतलब जैसे थे वैसे ही हम हैं, कहने का मतलब। आगे देखते हैं। अक्सर अच्छा, इन लोगों की भाषाएं भी अलग थे तो एक ही देश की निवासी, लेकिन इनका राजा अलग अलग था। जैसे मऊ का राजा अलग, बलिया का राजा अलग, गाजीपुर का राजा अलग। तो ऐसे सबकी भाई जब राजा अलग होगा तो भाई राष्ट्रवाद की भावना पनप नहीं सकती है। जब तक एक देश नहीं होगा तो एक देश को नहीं मानते थे कुल मिला के लोग।
अच्छा, आगे देखते हैं क्या बोलता है ये, है ना। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। देखिए ऑस्ट्रिया और हंगरी क्योंकि आसपास के देश हैं, तो इस पे एक हैब्सबर्ग साम्राज्य, है ना, इसका कोई राय था, हैब्सबर्ग साम्राज्य था, वहाँ पे कई अलग क्षेत्रों से मिलकर समूह से जुड़कर बना हुआ था। इसमें एल्पस के टिरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड जैसे इलाकों के साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने में ज़्यादा था। इसमें कौन कौन क्षेत्र शामिल था भाई हैब्सबर्ग एम्पायर में, चाहे हैब्सबर्ग साम्राज्य में? एल्पस जो पहाड़ियाँ हैं, एल्पस के जो टिराल क्षेत्र था, ऑस्ट्रिया और सुडेटलैंड, और उसके साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के जो बड़े वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, कुलीन मतलब बड़ा वर्ग, वहाँ पे जर्मन भाषा बोलते थे लोग। और हैब्सबर्ग साम्राज्य में लॉम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतालवी भाषी प्रांत भी शामिल थे। देखिए हैब्सबर्ग ही साम्राज्य था, हैब्सबर्ग ही मतलब साम्राज्य का राजा हुआ करता, लेकिन उसमें दो लोग पाए जाते थे। देखिए एक तो कौन, जर्मन भाषी लोग थे, एक इतालवी भाषी मतलब इटली की भाषा बोल। देखिए अब यहीं पे दोनों अंतर हो गया है। अब आगे देखते हैं, हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। मैग्यार एक भाषा थी। देखिए हंगरी भी इसी के अंडर में आता था, लेकिन वहाँ की भाषा अलग थी। मतलब देखिए तीसरी भाषा का भी समावेश हो गया। मतलब जैसे हम लोग भारतीय भाषा के, हम लोग हिंदी तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं था, कोई एक भाषा को मतलब एक पर्टिकुलर भाषा को नहीं जानते लोग, सबकी अलग अलग भाषाएं थी। अब हंगरी में, है ना। अच्छा देखिए गालिसिया में कुलीन वर्ग पोलिश भाषा, पोलिश मतलब पोलैंड वाली भाषा। देखिए गलासिया भी इसी एम्पायर कंट्री में आता था, तो अलग ही भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन व्यवस्था में रहते। सही बात है, जो खेती करते थे लोग बड़े लोगों के अधीन रहते थे, उनके खेतों पे काम करते थे, उनके नौकर बन के रहते थे ये लोग। जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग, रोमन लोग कह सकते हैं उसको हम लोग, रोमन लिखा है इसमें लेकिन रोमन लोग कहेंगे हम लोग इसको। तो ऐसे लोगों का उसमें था, उस क्षेत्र में, कुछ क्षेत्रों में, जैसे कौन से बोहेमियन, स्लोवाक, कार्नियोलिया में स्लोवेंस, दक्षिण में क्रोएट तथा पूरब की तरफ ट्रांसफर में रहने वाले रोमन। मतलब लोग भी अलग अलग होते थे, उनकी अपनी अलग पहचान थी। साम्राज्य का तो भी लोग अपने आप को अलग अलग कहते थे। आगे देखते हैं, ऐसा फर्क राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देना नहीं था। सही बात है, अगर इतना बड़ा फर्क था कि लोग भाषा के आधार पर भी अलग थे, नस्ल के आधार पर अलग थे, जाति के आधार पर अलग थे लोग, तो राजनीतिक एकता कभी नहीं आएगी आपके अंदर, है ना। राजनीतिक स्थिरता नहीं आएगी। स्थिरता मतलब कभी नहीं आ सकती, मतलब एक कभी नहीं हो पाएंगे हम लोग वहाँ पे, जहाँ पे इतनी मतलब डिफ्रेंशिएशन हो, है ना। एकता जहाँ पे हो नहीं तो क्या होगा, क्योंकि लोग अब एक दूसरे को आपस में समझते नहीं थे। वो सोचते हैं कि भाई वो उस जगह का है, लॉम्बार्डी का है तो लॉम्बार्डी का है, वो कभी वेनेशिया के लोगों से मिल नहीं सकता है ना। तो ये सब था। आगे देखते हैं, इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति निष्ठा थी। अच्छा देखिए, सिर्फ ये लोग अपने सम्राट को सब कुछ समझते थे। जो जैसे मान ली वेनेशिया का सम्राट है तो वेनेशिया के लोग उसको भगवान समझते थे, लॉम्बार्डी का सम्राट है उसको अपना भगवान समझते थे, मतलब लेकिन कोई कुल मिला के एक देश को कोई नहीं समझता था उस टाइम। आगे देखते हैं, राष्ट्र और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। अब देखते हैं इन लोगों में कैसा कि लोग कैसे एक हो गए भाई। आगे जितने भी लोग थे कैसे लोग अपने राजा के खिलाफ होते हैं, आगे चल के कैसे राष्ट्रवाद की भावना पनपती है, इन चीज़ों को यहाँ देखा जाएगा। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, आपका एक आता है चैप्टर कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग, इसके बारे में देखते हैं। पैराग्राफ देखते हैं, सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली में बंधे हुए थे, जो क्षेत्र विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वह ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच में फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या के अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज्यादातर जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी थी, इस पर भूदास खेती करते। देखिए जो कुलीन वर्ग था चाहे और नया मध्य वर्ग, ये पैसा वाला समाज था, ये पैसे वाला वर्ग था, और इनकी संख्या बड़ी कम थी पूरे यूरोप में, लेकिन इन लोगों का दबदबा बहुत ज़्यादा हुआ करता था, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। शहरों में इनकी हवेलियाँ होती थी, गांव में इनके ज़मीन होते थे खेती करने के लिए। तो जो लोग भी इनके अंडर में जाते थे तो इनके अंडर में रहते थे, वो उनका कभी विरोध कर नहीं पाएंगे, तो भैया ज़मीन छीन लेंगे, भगा देंगे, भैया हवेलियों से क्या करोगे, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए आपस में ही शादी कर दिया करते थे। अपने बच्चों की शादी आपस में, अपने खुद की शादी आपस में करते थे। और ये देखिए एक ही भाषा की, इनकी
एकता का सबसे जो बड़ी चीज़ थी इनके अंदर, वो एक ही भाषा का प्रयोग करते, फ्रेंच भाषा। ये नहीं कि फ्रांस में कुलीन वर्ग अगर पूर्वी भाग का है तो अलग भाषा यूज़ करेगा, पश्चिमी भाग का तो अलग भाषा, नहीं, ये लोग एक ही भाषा का यूज़ करता ताकि ये लोग एक रह सकें। देखिए, भाषा एकता को बहुत बढ़ावा देती है, बहुत बल देती है। अगर आपकी जैसे हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है तो हमारी एकता को बहुत बल देता है, लेकिन जहाँ की राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय संस्कृति नहीं होगी तो हम एक कैसे हो पाएंगे। आज ही अगर हमारी राष्ट्रीय संस्कृति, राष्ट्रीय भाषा, राष्ट्रीय पहनावा नहीं हो तो मैं कहूँगा मैं उत्तर प्रदेश कहूँगा, आप कहेंगे अब मैं मध्य प्रदेश का, ये कभी नहीं कह पाएंगे हम लोग कि हम लोग भारतीय हैं। तो इसी तरह वहाँ पे भी था, लेकिन ये लोग बहुत होशियार हुआ करते थे। ये लोग क्या करते थे, आपस में अच्छे खासे रिश्ते बनाने के लिए, एक होने के लिए लोग शादी विवाह भी करते थे ताकि चलता रहे खानदान हम लोगों का और हमेशा एक रहें। आगे देखते हैं दूसरा जो पैराग्राफ है। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं शताब्दी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों के कुछ हिस्सों में 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ था। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए, श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन व विशेषाधिकारियों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। देखिए, अब हम लोग थोड़ा सा ये तो कुलीन वर्ग की बात की मैंने पहला पैराग्राफ में। अब नया मध्य वर्ग क्या था देखते हैं। ये नया मध्य वर्ग आया कहाँ से, अब देखते। अब हमारा औद्योगिकरण की शुरुआत भी हो चुकी थी। जैसे 18वीं शताब्दी में सबसे पहले जो औद्योगिकरण का शुरुआत हुआ था वो इंग्लैंड में हुआ था। एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि औद्योगिकरण का शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आप बोलेंगे कहाँ से बोलेंगे बेटा, इंग्लैंड से। उसके बाद 19वीं शताब्दी में लगभग जर्मनी में, लगभग यूरोप में धीरे धीरे फैल चुकी थी ये। तो उसके बाद क्या, वो जो बड़े बड़े जो व्यापारी थे, भाई उद्योग में तो बड़े बड़े व्यापारी चाहिए, हैं, तो इन लोग, अब ये लोग नए नए बन के आए, नए व्यापारी का समूह आया, तो यही लोग एक नया मध्य वर्ग कहलाया। और आगे चल के ये और लोग प्रिय इसलिए हो गया क्योंकि जब कुलीन वर्ग की समाप्ति, मतलब इनके विशेषाधिकार समाप्त हुए, तो ये जो ये शिक्षित भी होते थे, तो इन लोगों की और अच्छी खासी पहचान बनी, आगे चल के लोग जान पाए। और ये भी राष्ट्रीय एकता के पक्ष में ही रहते थे। हाँ, ये भी राष्ट्रीय एकता ही चाहते थे। आगे देखते हैं हम लोग उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायना थे। तो देखिए, उदारवादी लोग होते क्या, पहले तो हम लोग ये जानते हैं, उदारवादी लोग वो होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। मेरे हिसाब से उदारवादी लोग बहुत अच्छे होते हैं और ये शांतिप्रिय होते हैं। ये चाहते हैं कि लोगों को आज़ादी मिले, हर तरह से आज़ादी मिले, लोग किसी के अंडर काम ना करें। जैसे हम लोग को आज़ादी मिली हुई ना, वैसे ही लोग चाहते हैं। मतलब अच्छे लोगों की में हम कह सकते हैं गिनती होती है इनकी, दयालु किस्म के लोग होते हैं ये लोग। अच्छा, लिबरलिज्म किससे बना है, उदारवाद का मतलब होता है लिबरलिज्म, इंग्लिश मतलब है इसका लिबरलिज्म। तो ये लाइबर शब्द से मिला है। लाइबर शब्द जो कि लातिन भाषा का है, इसका मतलब ही होता है आज़ाद। मैंने पहले बता दिया, उदारवादी लोग आज़ादी के पक्ष में बहुत रहते हैं, है ना। ये चाहते हैं कि जो सबको सुविधा मिलती है, कानून के सामने सभी बराबरी हों, हर तरह की फैसिलिटी सबको मिले, कहीं ऊंच नीच की भावना, जातिवाद की भावना, छुआछूत की भावना समाज में ना हो। ये उदारवादी होते हैं। ये राष्ट्र, मतलब यही चाहते हैं कि राष्ट्र में हो एक। आगे चलते ये भी चाहते हैं कि जो मताधिकार हो, जो अधिकार हो, मतलब वोट जो होता है ना, वोट देने का अधिकार सबके पास हो। जैसे पहले क्या होता था कि वोट देने का अधिकार सिर्फ सक्रिय नागरिकों के पास होता था, लेकिन लोग ऐसा नहीं चाहते थे। बोले भैया सभी दो ना। जैसे आज हमारे भारत में क्या गरीब अमीर सभी वोट दे रहा ना, तो लोग इसी के पक्षधर थे। यही लोग चाहते थे, है ना, कि सभी को लोग मिले और महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं को भी आरक्षण की व्यवस्था, ये लोग सब चाहते थे। जैसे आज भारत में है ना, समझ लीजिए वही हिसाब किताब है। जैसे हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब थे, है ना। और ये नहीं कि अब इनको ये, मतलब ये अपने पतियों के अधीन रहे, ऐसा नहीं था। ये लोग महिलाओं की भी अच्छी खासी पैरवी करते थे कि उनको भी नौकरी मिले, है ना, वो भी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। ये लोग, ये मतलब उदारवादी लोग ये चाहते थे, राष्ट्र, ये मतलब ये चाहते थे कि राष्ट्र बने तो सब राष्ट्र के अंदर हो। ये मैंने आपको समझा दिया है। अब आर्थिक क्षेत्र में देखते हैं, तो सामाजिक क्षेत्र में था, है ना। आर्थिक क्षेत्र देखते हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे। तो ये चाहते थे कि बाज़ारों की मुक्ति, बाज़ार को मुझे समझते हैं कि अधिक ज़्यादा टैक्स ना लिया जाए बाज़ारों में, कहीं भी बाज़ारी लगा सके, अपना बाज़ार कहीं कर सकते हैं। एक व्यक्ति देश के अंदर कहीं भी अपना व्यापार कर ले, कहीं उसको बाध्य ना किया जाए। पहले के समय में बहुत बाध्य किया जाता था कि जहाँ का राजा होता था वहीं के लोग वहीं खाली करते थे अपना व्यापार। लेकिन ये चाहते क्या थे कि एक राष्ट्र बने पूरा, और प्रजातंत्र हो, डेमोक्रेट हो, और
कहीं भी आपको बाज़ार में कहीं बाज़ार करना तो वहाँ आप कर सकते हैं पूरे अपने देश के अंदर। दूसरी बात, टैक्स ना हो, है ना। तथा ये लोग और एक अच्छी सोच थी कि पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। जैसे हमारे क्या राज्य द्वारा, हमारे तो खैर लगता है वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं उसको हम लोग, वैट, कि आप अगर किसी राज्य के अंदर व्यापार करेंगे तो राज्य अपना टैक्स लेगा एक। लेकिन ये इसके पक्ष में नहीं थे, बोलते हैं खाली एक टैक्स दो, बाकी टैक्स मत दो। जैसे हमारे वैट बोलते हैं, राज्य मूल्य संवर्धित कर बोलते हैं उसको, वैट को, तो इसके पक्ष में नहीं थे ये लोग। आगे चलते हैं, क्या है, अब हम 19वीं सदी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लें। देखिए उदाहरण, नेपोलियन ने क्या किया था, जो छोटे छोटे प्रदेश थे उस टाइम, जो 39 राज्यों का एक महासंघ बना दिया उसने। जो 29 राज्य थे पूरे उसमें, क्या नाम है, अपने फ्रांस के अंदर, लेकिन जब नेपोलियन सबको ख़त्म कर दिया, उसने बोला कि नहीं, अब एक संघ बना दिया, और सब संघ का मालिक नेपोलियन था। आगे चल के फ्रांस ही गिनाया, समझिए, फ्रांस के अलग अलग थे वो। अब 1833 की घटना देखिए, नेपोलियन बात करता है 1833 घटना की। हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाला एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। अब सोचिए, उस समय उसको 11 सीमा शुल्क देना पड़ता था, और सब पर कितना देना, 5% शुल्क देना पड़ता। अगर मान लीजिए आप यहाँ से अगर जा रहे हैं मध्य प्रदेश आप व्यापार करने, तो आपको करीबन 11 जगह आपको टैक्स देना होगा। हर जगह टैक्स की कीमत होगी 5%। तो भैया आप 11 जगह, अब तो 11 से 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 55% तो आप टैक्स दे देंगे। तो 55 वाले 100 रुपये का चीज़ होगा तो 155 रुपये का आपको पड़ेगा। तो महंगाई जनता को भी झेलनी पड़ती थी। आगे देखते हैं, शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तोल की व्यवस्था थी अपने हिसाब से। मैंने पहले ही बता दिया था कि अब शुल्क कैसे लगता, टैक्स कैसे लगता था ना, नाप तोल की अलग अलग व्यवस्था थी। जितना जैसे बताया कि 10 किलो में ले जा रहा हूँ, हो सके 8 किलो नाप दे, हो सके 16 किलो नाप दे। अब मैं बोलूँगा कि भैया 10 किलो का टैक्स लो, बोला कि नहीं हमारे क्षेत्र में, वो राजा बोला हमारे क्षेत्र में भैया ऐसा कि 16 किलो, मैं 16 किलो का टैक्स लूँगा, कहीं उससे 22 किलो हो जाए, तो ये बड़ा घाटा होता है व्यापारी को। व्यापारी कहाँ से अपना घाटा का भरपाई कहाँ से करेगा, आम जनता से करेगा, महंगाई बढ़ेगी फिर। तो ये जो थे उदारवादी लोग ये नहीं चाहते थे। देखिए एक एल्ले नाम का, एल्ले जो था एक नापने का पैमाना था, एल्ले देखिए आपके बुक में लिखा होगा, एल्ले ब्रैकेट में इंग्लिश में लिखा होगा। अब जो एल्ले था, फ्रैंकफर्ट में आप जाएंगे तो 54.70 सेंटीमीटर मिलता। मेंस अगर सिटी में जाएंगे आप तो उसमें खाली 55.1 सेंटीमीटर। न्यूरेमबर्ग में जाएंगे 65.6 सेंटीमीटर। फ्राइबर्ग में जाएंगे 53.5 सेंटीमीटर। देखिए ये नापने का पैमाना कितना अलग अलग था। मान लीजिए मैं कपड़ा ले गया यहाँ से 50 मीटर अपना बोल के, कहीं बोला नहीं भैया तो 40 मीटर कपड़ा है, तो ये सबका अपना नापने की प्रणाली अलग अलग थी। कोई बोला नहीं भैया तो 42 मीटर कोई, तो मेरा तो घाटा हो गया ना बुरी तरह से। तो इन चीज़ों को वो नहीं चाहते थे कि इस चीज़ों को हो। फिर उन्होंने टैक्स की भी समाप्ति की, इसलिए उन्होंने एक जोलवेराइन बनाया। जोलवेराइन मतलब एक महासंघ था कि उन्होंने टैक्स को समाप्त करने को बनाया, ताकि सिर्फ एक ही टैक्स हो पूरे उसमें अपने देश के अंदर, एक टैक्स हो और एक मुद्रा हो, एक या दो मुद्रा से हमारे यहाँ चलता पैसा और रुपया। अब तो क्या रुपया आ गया, पैसा ख़त्म हो गया, लेकिन पहले भारत में रुपीज़ और पैसा दोनों चलता था। तो इन्होंने भी ऐसे ही सोचा। सिर्फ अब देखिए 30 जो करेंसी थी, जोलवेराइन ने क्या किया, एक ये संघ था, कुछ सदस्य थे संघ के अंदर, सिर्फ 2 ही करेंसी लागू की गई। अब 2 करेंसी इनको बहुत फ़ायदा हुआ कि करेंसी परिवर्तित थी नहीं, हर जगह करेंसी एक ही होती थी। और रेलवे ने भी इस व्यापार को बढ़ाने के लिए रेलवे ने भी अच्छा साथ दिया। रेलवे की पटरियाँ भी थी, अब आदमी व्यापारी था, माल आराम से इधर से उधर ले जा सकता था। यही आपका ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। अब जब अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1800 के बाद, 1815 के बाद नया एक रूढ़िवाद। ये धन्यवाद, थैंक यू।